जैसे ही नित्या और श्रेष्ठ घर के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, वहां खड़े लोगों की भीड़ उनके स्वागत के लिए तैयार थी। परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ युवतियां भी मौजूद थीं, जिनकी नजरें अब तक श्रेष्ठ पर थीं। लेकिन अब उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं, क्योंकि श्रेष्ठ अब शादीशुदा था। श्रेष्ठ ने नित्या का हाथ थामते हुए उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। वो दोनों धीरे धीरे मुख्य द्वार तक पहुंचे, जहां अनिका जी और दक्ष जी पहले से खड़े थे। दरवाजे पर एक कलश रखा था, जिसे नित्या को अपने दाहिने पैर से गिराकर घर में प्रवेश करना था। पास ही एक मेड ने कुमकुम के पानी से भरा थाल भी थाम रखा था। अनिका जी ने मुस्कुराते हुए नित्या से कहा, आओ बेटा, इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर अंदर आओ। श्रेष्ठ ने भी नित्या का हाथ थामे हुए उसे प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ो शुगर। नित्या ने सिर हिलाते हुए कलश की ओर कदम बढ़ाया ही था कि अचानक पीछे से एक सख्त आवाज आई, रुको। उस आवाज को सुनते ही सभी चौंक कर उस दिशा में देखने लगे। वहां एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिनकी तेज निगाहें कभी नित्या, कभी श्रेष्ठ और कभी उनके आपस में जुड़े हाथों पर टिकी थीं। श्रेष्ठ का चेहरा तुरंत कठोर हो गया, उसकी मुठियां भिंच गईं। वहीं उसके माता पिता के चेहरे पर भी गंभीरता झलक रही थी। दूसरी ओर कुछ लोग उस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे थे। नित्या असमंजस में थी कि यह महिला कौन है। उसने श्रेष्ठ की ओर देखा, जिसने उसका हाथ थोड़े सुरक्षात्मक तरीके से थामे रखा। अपनी शांत लेकिन ठंडी आवाज में श्रेष्ठ बोला, ये सुमित्रा है, मेरी बुआ दादी, मेरे दादाजी की दूर की कजिन सिस्टर। नित्या ने बुआ दादी की ओर देखा, जिनकी निगाहों में एक तरह की सख्ती और गुस्सा झलक रहा था। उनकी तीखी नजरें नित्या को असहज कर रही थी, लेकिन उसने ध्यान न देते हुए श्रेष्ठ की ओर देखा, जो अभी भी पूरी तरह भावशून्य लग रहा था। जहां परिवार के इन 3 सदस्यों का मनोबल गिरा हुआ था, वहीं दूर खड़े नीरव और तारिका के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। तारिका ने बुआ दादी को देखते हुए अपनी चुभती हुई मुस्कान के साथ कहा, अब मजा आएगा, देखना मेरी दादी इस लड़की की सबके सामने कैसी बेइज्जती करती हैं। अग्निवंशी खानदान की इस नई बहू को सबके सामने जलील होना पड़ेगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। नीरव ने भी अपनी घुमाकर मुस्कुराहट के साथ कहा, सच, तुम्हारी दादी आज पूरे फॉर्म में हैं। तारिका ने सिर हिलाते हुए जलन भरी नजरों से नित्या को देखा और बोली, क्यों नहीं होंगी, वो तो चाहती थी कि मेरी शादी श्रेष्ठ से हो। इस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आता, श्रेष्ठ ने उस गंवार लड़की से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। तारिका की बातें सुनकर नीरव ने सहमति में सिर हिलाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ नित्या की ओर देखा। उसकी आवाज में ठंडक और घमंड झलक रहा था। शायद श्रेष्ठ ने अपने माता पिता के दबाव में शादी के लिए हामी भर दी होगी, वरना उनकी पसंद इतनी साधारण हो ही नहीं सकती। श्रेष्ठ अग्निवंशी, जो अग्निवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं, कहाँ, और यह मिडिल क्लास नित्या माथुर, जिसकी औकात श्रेष्ठ के जूतों की धूल जितनी भी नहीं है। नीरव की आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उसने गुस्से भरी निगाहें नित्या पर टिका दी और फिर मक्कार तरीके से तारिका से कहा, फिक्र मत करो तारिका, ये लड़की अब इस घर में आए हैं तो इसके साथ ऐसा होगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तारिका ने उसकी बात पर हल्की हंसी में हामी भरी। तभी नीरव के मन में एक ख्याल आया और उसने पूछा, वैसे तुम और तुम्हारी बुआ दादी यहाँ कितने दिनों के लिए हो? तारिका ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 1 महीने के लिए। ये सुनते ही नीरव ने अचानक तारिका की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। तारिका का संतुलन बिगड़ा और वह सीधा नीरव की चौड़ी छाती से टकरा गई। वे दोनों उस वक्त घर के कोने में खड़े थे, जहां किसी का ध्यान उन पर नहीं था। नीरव ने मौका पाते ही तारिका की कमर पर हाथ रखा और उसकी ओर झुकते हुए एक अश्लील मुस्कान के साथ कहा, तो इस 1 महीने में हम मिलकर नित्या की जिंदगी बर्बाद करेंगे, साथ ही हमारा अपना मजा भी तो चल ही सकता है। आखिर बैट पर मेरा साथ कौन देगा? हाँ। तारिका उसकी बातों पर धीरे से मुस्कुराई और अपने दांतों से हल्के से होठों को दबाते हुए फुसफुसाई, बिल्कुल पार्टनर, ओह मेरा मतलब बैड पार्टनर। नीरव ने अपनी आंखों में शैतानी झलक के साथ कहा, वो लड़की मेरे स्वाद की नहीं है, लेकिन उसे तोड़ने और नीचा दिखाने में बड़ा मजा आएगा। और वैसे भी जहां तक मेरे भाई की बात है, वो उसे अपने करीब आने तक नहीं देंगे।
तारिका ने अपनी हंसी रोकते हुए नीरव की बात पर सहमति जताई। सही कहा, श्रेष्ठ तो मुझे भी पास नहीं आने देते, और मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। वो उस लड़की को अपने करीब आने देंगे, ये तो नामुमकिन है। उन दोनों के दिमाग में षड्यंत्र और जलन साफ नजर आ रही थी। वे अपने मंसूबों में पूरी तरह खोए हुए थे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि श्रेष्ठ और नित्या के बीच की दूरी कब की मिट चुकी थी। तभी नीरव ने अपनी चालाकी दिखाते हुए तारिका को और करीब खींचा। अब उनके शरीर इतने सटे हुए थे कि उनके बीच में हवा भी नहीं गुजर सकती थी। दोनों की आंखों में घमंड और साजिश की लहरें उमड़ रही थीं। नीरव ने अपनी गहरी आवाज में तारिका की गर्दन के पास झुकते हुए कहा, मेरा भाई तुम्हें पास नहीं आने देता, लेकिन यही तो वजह है कि तुम बार बार मेरे पास लौटती हो, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे छू सकता हूँ जैसे तुम चाहती हो, और अभी मुझे तुम्हें महसूस करने की जरूरत है। चलो। तारिका ने हल्की हंसी के साथ अपनी गर्दन को झटका और जवाब दिया, हाँ, लेकिन पहले ये ड्रामा पूरा देखना चाहती हूँ। इसके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर नीरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तारिका की गर्दन पर अपने दांतों से निशान बनाते हुए तीखी आवाज में कहा, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, और मैं इंतजार नहीं करता। मैंने कभी कंट्रोल नहीं किया, और न कभी करूंगा। तारिका कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी कि नीरव ने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। उसने विरोध करने का मौका दिए बिना उसे सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। तारिका जानती थी कि नीरव कितना खतरनाक और जिद्दी इंसान है। उसकी प्राथमिकताएं हमेशा से साफ थीं, सिर्फ अपनी शारीरिक संतुष्टि। इस सब के अलावा उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने अब तक न जाने कितनी महिलाओं को अपने अंधे शौक का शिकार बनाया था। चाहे सहमति से हो या जबरदस्ती, नीरव को अपने खेल से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नित्या घर की दहलीज पर खड़ी थी, और बुआ दादी की नफरत भरी आंखें उसे घूर रही थीं। नित्या ने घबराहट में श्रेष्ठ का हाथ थाम रखा था। अनिका और दक्ष बुआ दादी की बात सुनकर चौंक गए। अनिका ने हैरानी से पूछा, बुआ जी, आपने बहू को घर में आने से क्यों रोका? बुआ दादी ने घृणा भरी नजरों से नित्या की ओर देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि यह लड़की इस घर की दहलीज लांघने के लायक नहीं है। इसकी शादी श्रेष्ठ से सिर्फ एक समझौता है, और कुछ नहीं। इसकी औकात इस परिवार में जगह पाने की नहीं है। तुम लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए श्रेष्ठ को इस मिडिल क्लास लड़की से बांध दिया। श्रेष्ठ ये सुनकर बुरी तरह उबल पड़ा। उसका एक हाथ गुस्से से मुट्ठी में कस गया, जबकि दूसरा हाथ अभी भी नित्या के डर से थामे हुए था। बुआ दादी ने अब दक्ष की ओर देखा और अपनी ठंडी आवाज में कहा, मैं यहाँ नहीं थी, तो तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, श्रेष्ठ ने उनकी बात बीच में काटते हुए सख्त लहजे में पूछा, आप कौन होती हैं? बुआ दादी चौंक गई। क्या? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। सभी लोग श्रेष्ठ की ओर देखने लगे, और नित्या डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे डर था कि कहीं श्रेष्ठ बुआ दादी की बातों में आकर उसे इस घर से बाहर न निकाल दे। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह जानती थी कि अगर वह अपने माता पिता के पास लौटी तो वे उसे पैसे के लिए किसी अमीर या बूढ़े आदमी के हाथों बेच सकते हैं। श्रेष्ठ ने बुआ दादी को अपनी सख्त और ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, मैंने पूछा, आप हमारे परिवार के मामलों में दखल देने वाली कौन होती हैं? ये घर मेरे पिता का है, और फैसले लेने का अधिकार भी उनका है। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप इस परिवार की सबसे अहम सदस्य बन जाएं। और अगर मैंने आपकी इज्जत की है तो इसका गलत मतलब न निकालें, क्योंकि अगर मैं इज्जत करना जानता हूँ तो बेइज्जती करना उससे बेहतर तरीके से जानता हूँ। और अगर मेरी सहनशीलता खत्म हो गई तो मुझे इस बात की भी परवाह नहीं होगी कि आप कौन हैं और मुझसे कितनी बड़ी हैं। श्रेष्ठ के शब्द सुनकर बुआ दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखें क्रोध और अपमान से चौड़ी हो गईं। उन्होंने तुरंत दक्ष की ओर देखते हुए शिकायत भरे स्वर में कहा, देख रहे हो दक्ष, तेरा बेटा मुझसे किस तरह की बदतमीजी कर रहा है? दक्ष ने बुआ दादी की बात सुनने के बाद ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, बुआ जी, श्रेष्ठ ने कोई बदतमीजी नहीं की। उसने वही कहा जो सच है। आप मेरे पिता की दूर की रिश्तेदार हैं, और हमें आपके साथ उस रिश्ते का सम्मान है, लेकिन कृपया हमारे परिवार में अपनी मनमर्जी से दखल देने की कोशिश मत कीजिए। बुआ दादी को ये सुनकर गहरा झटका लगा। उन्हें लगा था कि अगर श्रेष्ठ उनका पक्ष नहीं ले रहा
तो कम से कम उसके पिता दक्ष उनका समर्थन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने दक्ष से ऐसा जवाब सुना तो यह उनके लिए अपमानजनक था। गुस्से में उनकी आवाज तेज हो गई। उन्होंने नाराजगी दिखाते हुए कहा, आज अगर तेरे पिता होते तो। इससे पहले कि बुआ दादी अपनी बात पूरी कर पाती, श्रेष्ठ ने उनकी बात काट दी। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। उसने कहा, अगर दादू यहाँ होते तो वे भी वही कहते जो मैंने और डैड ने कहा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं अभी उन्हें कॉल करके पूछ सकता हूँ। श्रेष्ठ की इस बात ने बुआ दादी को चौंका दिया। उनकी आंखें गुस्से और हैरानी से बड़ी हो गईं। माहौल में बढ़ते तनाव को देखते हुए अनिका ने हस्तक्षेप किया। वह अपने बेटे को शांत करते हुए बोली, श्रेष्ठ, रहने दो, वो काम से बाहर गए हैं, क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? अगले महीने वो खुद यहाँ आ ही जाएंगे। श्रेष्ठ ने अपनी माँ की बात मानते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है मॉम, आप सही कह रही हैं, मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इसके बाद उसकी नज़र नित्या पर पड़ी, जो उसका हाथ थामे सिर झुकाए खामोश खड़ी थी। बुआ दादी की कटु बातों का असर नित्या पर साफ झलक रहा था। श्रेष्ठ को उसकी यह हालत देखना अच्छा नहीं लगा। वह जानता था कि शादी के कुछ ही घंटों बाद उसकी पत्नी को इस तरह अपमान सहना पड़ा और यह बात उसे परेशान कर रही थी। श्रेष्ठ ने नित्या को पुकारा, नित्या। नित्या ने उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से सिर उठाया और हड़बड़ाते हुए कहा, जी। श्रेष्ठ ने नित्या को सीधा देखते हुए शांत स्वर में कहा, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? मॉम ने तुमसे कुछ कहा है? नित्या ने सहमते हुए बुआ दादी की ओर देखा। बुआ दादी अब भी उसे घूर रही थी। उनकी तीखी निगाहों से घबराई नित्या ने श्रेष्ठ की ओर देखा और धीरे से कहा, लेकिन। श्रेष्ठ ने उसकी झिझक और डर को भांप लिया। उसने नित्या की बात बीच में ही रोक दी। उसे साइड से गले लगाते हुए उसने मजबूती से कहा, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन क्या कहता है, चलो। जब नित्या ने श्रेष्ठ की बात सुनी, उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई। उसने दहलीज के पास कदम बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ अभी भी श्रेष्ठ के हाथ में था। वहां पहुंचकर उसने चावल से भरा कलश गिराया। फिर अनिका जी ने मेड के हाथों से कुमकुम के पानी से भरा थाल लिया और उसे नित्या के सामने जमीन पर रखा। अनिका जी ने एक हल्की मुस्कान के साथ नित्या से कहा, इसमें अपने पैर रखो और फिर अपने पैरों की छाप सफ़ेद कपड़े पर छोड़ते हुए अंदर आओ। नित्या का लहंगा काफी भारी था, जिससे उसे परेशानी हो रही थी। उसने दोनों हाथों से लहंगा पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे धीरे अपने पैर थाल में रखने लगी, लेकिन भारी लहंगे की वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा गई। श्रेष्ठ ने ये देखा तो तुरंत आगे बढ़कर उसका लहंगा पकड़ लिया और उसे संभालते हुए ऊपर उठा लिया। इससे नित्या का संतुलन ठीक हो गया। नित्या ने भी सहजता के लिए अपने हाथ श्रेष्ठ के कंधों पर रख दिए। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद लड़कियां जलन से भर गईं। आखिर श्रेष्ठ न केवल दुनिया का सबसे अमीर और योग्य बैचलर था, बल्कि वह अपनी नई पत्नी की इतनी परवाह कर रहा था। ये वही चीज थी जिसकी हर लड़की ख्वाहिश रखती थी। श्रेष्ठ ने नित्या का लहंगा पकड़ा हुआ था, जिससे उसे चलने में आसानी हुई। नित्या ने धीरे धीरे थाल से पैर निकालकर सफ़ेद कपड़े पर रख दिया, जहां कुमकुम से सजी हुई उसकी पैरों की छापें पड़ने लगीं। श्रेष्ठ भी उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ा। जब दोनों दक्ष जी और अनिका जी के सामने पहुंचे तो श्रेष्ठ ने नित्या का लहंगा छोड़ दिया। नित्या ने पहले दक्ष जी और फिर अनिका जी के पैर छूने के लिए झुकने की कोशिश की, लेकिन दक्ष जी ने उसे रोक लिया और स्नेहपूर्वक साइड हग करते हुए बोले, हमारी अग्निवंशी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है बेटा। नित्या ने हल्की आवाज में जवाब दिया, थैंक यू सर। ये सुनकर दक्ष जी चौंक गए। अनिका जी और श्रेष्ठ ने भी हैरानी से नित्या की ओर देखा। सबको आश्चर्य हो रहा था कि नित्या उन्हें सर क्यों कह रही है। दक्ष जी ने नित्या का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, ये सर क्या है बेटा? मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ, लेकिन मुझे पापा कहलाने में ज्यादा खुशी होगी। अब से मुझे पापा या डैड कहो। जैसे ही नित्या ने दक्ष जी की बात सुनी, उसकी आंखें नम हो गईं। पापा तो उसके भी थे, लेकिन उन्होंने कभी उसे बेटी जैसा महसूस नहीं कराया। नित्या उनके लिए सिर्फ एक साधन थी, जिससे वे अपने फायदे उठा सकते थे। बाप का प्यार उसे कभी मिला ही नहीं। लेकिन आज जब दक्ष जी ने उसे अपनाने की बात कही,
तो उसका दिल भर आया। भावनाओं के सैलाब में बहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नित्या को रोता देखकर श्रेष्ठ थोड़े घबरा गए, जबकि अनिका जी भी बेचैन हो उठी। दूसरी ओर दक्ष जी पैनिक करते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? दक्ष जी उसे समझाने और उसकी परेशानी जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पास खड़ी बुआ दादी ने अपने नकारात्मक स्वभाव का परिचय देते हुए धीरे से बुदबुदाया, हो अटेंशन सीकर। हालांकि उन्होंने यह बात धीमे स्वर में कही थी, लेकिन पास खड़े सभी ने सुन लिया। बुआ दादी की इस टिप्पणी ने श्रेष्ठ को पूरी तरह से आग बबूला कर दिया। उसने गुस्से में जोर से चिल्लाया, रमेश! उसकी आवाज सुनते ही एक नौकर दौड़ता हुआ आया और डरते डरते अपने सिर को झुकाते हुए बोला, जी सर। श्रेष्ठ का गुस्सा अब चरम पर था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। यह नित्या का पहला दिन था और शायद आज वह पहली बार श्रेष्ठ के इस रूप से रूबरू हो रही थी। उसके दिल में धीरे धीरे श्रेष्ठ के प्रति डर पनपने लगा।